बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़े मसले यानी दहशतगर्दी। हमारे यहाँ दहशतगर्दी के मसले को सिर्फ एक तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है, यानी बंदूक से, गोली से, प्यार मोहब्बत से नहीं। बलूचिस्तान हो या KPK, यहाँ हर जगह हमारी मुसल्लह फौज ऑपरेशन कर रही है। हमारे फौजी भी मारे जा रहे हैं, दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं। और अब KPK में जो नई इस्तिलाह आ गई है वो ख्वारिज की है। अब खारजी या ख्वारिज करार देना फौज की तरफ से है, मेरी तो अकल से बाहर है, समझ से। लेकिन बहरहाल इसके लिए तो बाकायदा एक फतवा होना चाहिए, उलमाए दीन उस पर गुफ्तगू करें और बाकायदा उन्हें खारजी या ख्वारिज जिनके दीन से, अकायद इस्लाम से मुख्तलिफ हों, उन्हें उसमें शामिल किया जाना चाहिए या किया जाता है। लेकिन बहरहाल फौज ने अपने मुखालिफिन का नाम खारिज रख दिया है तो रखने दें। हालांकि तालिबान हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान, फौज और TTP के दरमियान मुसालिहत करवाने और सालिसी करवाने की पेशकश की है। मेरे ख्याल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुसल्लह अफवाज हैं, उनको इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये मौका ऐसा है कि हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम लड़ते रहेंगे, गोलियां मारते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दूसरी जानिब जो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं मेरी जाती राय के मुताबिक, वो है बलूचिस्तान। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। कुछ आप कर लें, सरजमीन या जमीन आपके फायदे के लिए कभी नहीं होती। मुझे गुस्सा कल भी मैंने ये कहा था कि जनरल टिक्का खान जब मशरकी पाकिस्तान में कमांड करने के लिए पहुंचे तो वहां उन्होंने जो पहला बयान दिया था वो यही था कि मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। लोग इस बयान से तो उनके मुखालिफ हुए ही हुए, लेकिन कुछ दिनों में वो जमीन भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दुश्मन बेशुमार हैं। हम समझते हैं कि यही लोग जो सामने 4 लोग खड़े हुए हैं हमारे दुश्मन, और हम अपने मुखालिफिन को, हमसे इख्तिलाफ राय करने वालों को दुश्मन बनाने में मास्टर हैं, माहिर हैं हम इस बात में। बलूचिस्तान पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इलाका है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो बलोच कैसे गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने वोट के जरिए पाकिस्तान को ऑप्ट किया, या वो पख्तून कैसे गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने वोट के जरिए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जो रेफरेंडम हुआ। या फिर वो सिंधी कैसे गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले सिंध असेंबली में पाकिस्तान की जरूरत की करारदाद पेश की, और उस करारदाद के मुहर्रिक GM सैयद बेचारे मातूब ठहरे बाद में, और आखिरी जिंदगी के आखिरी वक्त तक उन्हें गद्दार कहा जाता रहा। ये हमारी बदकिस्मती है, ये अलमिया है हमारा पाकिस्तान का कि हम अपने मुहिब वतन लोगों को, इख्तिलाफ राय रखने वालों को दुश्मन बनाने में माहिर। हमने तो कायद आजम को भी, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पर यही राय है कि कायद आजम को कत्ल किया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में तो हर शख्स को पता है कि उन्हें उनके घर में घुसकर की गई। और अब हम बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए इतना बड़ा अलमिया होगा कि हम भूल जाएंगे सब कुछ। मेरी दुआ है, मेरी सदा है अपने ताकतवर हल्कों से, ये गायब करने वाला काम खत्म कर दें, खुदा के लिए खत्म कर दें, क्योंकि इससे पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान मुश्किलात में घिरता चला जा रहा है। मुझे एक नौजवान याद आता है, हनीफ शरीफ, जो तुर्बत का
मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था, उसे उठाया गया, लापता हुआ, कई बरसों के बाद वो मिला। आजकल वो जर्मनी में है। लेकिन बहरहाल जब वो मेरी 2008 में उससे मुलाकात हुई तो जो उसने हालात बताए वो बहुत मुश्किल थे। इस तरह के हालात से, इस तरह के इक़दामात से आप कभी मोहब्बत गेन नहीं कर सकते। गुज़िश्ता कल जनाब अली शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो गिले शिकवे दूर हुए और मरवत साहब ने कहा कि मैंने हाथ मिलाया और खान साहब ने मुझे गले लगाए। खान साहब ने उन्हें कुछ टास्क दिए और उन टास्क पे वो काम करना शुरू हो गए हैं। बकौल उनके कि अब जलसे भी होंगे, एहतजाज भी होगा और अब देखेंगे कि कैसे ये हालात ख़राब होंगे। उन्होंने कहा पहले तो मैं लाहौर गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, अब मैं हज़ारों कारकुनों के साथ जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे कैसे गिरफ्तार कर। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आ जाए वहां गड़बड़ हो जाती। 22 अगस्त को अब तरनौल में जलसा हो रहा है। पता नहीं किस अहमक ने इन्हें इजाजत दी कि आप तरनौल में जलसा करने की इजाजत दे, किसी और जो दूसरी तरफ दे देते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन बहरहाल तरनौल का जलसा होगा बड़ा जबरदस्त, क्योंकि एक तरफ तो मोटरवे से उतरते हैं आप पिशावर से या केपीके से आते हुए तो तरनौल इंटरचेंज है और आप तरनौल पहुंच जाते हैं। यानी जलसा तो बहुत शानदार होगा। जो रिदम स्वाबी वाले जलसे में बना, अगर वो इसमें कंटिन्यूएशन में रहता है तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पख्तूनों के साथ और बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम सिंध में चले जाएं तो सिंध में जो हिंदू हैं, सिंधी हिंदू, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। और एक महीने में, गुज़िश्ता एक महीने में 50 खानदान, हिंदू खानदान नकल मकानी करके भारत चले। हालांकि वहां भी हालात उनके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वो इस मुल्क से वो ज्यादा महफूज अपने आप को समझते हैं कि डाकू हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, पुलिस है, सबको है। यानी हर शख्स अपना भत्ता उनसे वसूल करने पे लगा हुआ है और वो अब यहां से फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो किसी भी तौर पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं। अब जो एक बात और है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना तो बेवकूफ़ी है, अहमकानापन है। ये कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी कि सहाफ़ी कोई सामने था नहीं। उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि 1993 में ये होता तो वो होता, यहाँ होता तो ये होता। मियां साहब, आपका शोभ क्या है? जो थोड़ा बहुत आपका इमेज था वो भी खा गया आपका छोटा भाई। कैंसर का मरीज तो वो पहले से है, लेकिन आपके साथ जो उसने हाथ किया, मेरे ख्याल में आपने सर पे हाथ लगा लगा के उसे बददुआएं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो शायद इस मुल्क को कुछ बेहतर बना देते। लेकिन 17 सीटों के साथ आपको प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाता? जिन लोगों ने 17 सीटों पर आपकी कामयाबी के साथ आपको हुकूमत दिला दी, वो तो अपनी मर्जी का बंदा चाहेंगे। मुझे याद है 2002 में जब परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इलेक्शंस हुए 2002 के, तो सिंध में सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी बनी और उस वक्त जो लीडर थे उनके पार्लिमानी वो निसार खोड़ो साहब थे। तो निसार खोड़ो साहब का नाम आया, उन तक कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि हम आपको वजीर आला बना देते हैं, आप हमें 45 करोड़ रुपए दे दें। ये रावी हैं, मुसद्दिका रावी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 45 करोड़ नहीं है। उन्हें जवाब दिया गया अरेंज कर लें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो आपका एक दस्तखत एक 45 करोड़ नहीं, कई 45 करोड़ बना। तो अब वो तो अरबों में बात चली गई, करोड़ों से निकल के अरबों में। तो इसी तरह मियां साहब ने जो कुछ किया, इन्होंने बहुत माल बनाया, इन्होंने बिजली के कारखाने लगाते हुए अपने लोगों को बेइंतहा नवाजा। इस मुल्क की आम आदमी की खातिर कोई फैसला नहीं किया। ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बनिए हैं। वो बनिए वाला तो किस्सा आपने सुना होगा ना, कि बनिए का बेटा तेल लेने गया और रास्ते में गिर गया। एक पैसा देख के किसी ने बनिए से कहा तुम्हारा बेटा फलां जगह ठोकर खा के गिरा हुआ था। तो बनिए ने जवाब दिया ये बनिए का बेटा है, ये बगैर कुछ देखे नहीं गिरता। तो ये तो है बनिए।
इन्होंने अपने लिए माल बनाया। इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि आम आदमी बिल नहीं दे पा रहा। आम आदमी या तो घर की चीजें बेचकर बिल देता है, उधार लेकर बिल देता है, या आप चोरी चकारी करेगा। लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये हालात को ठीक नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने दिमाग में जो इनके खराफात हैं उसी के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि इन्हें अपना फायदा देखना है। बज़ाहिर ये शोर मचाते हैं आम आदमी का, लेकिन आम आदमी की भलाई इनके सामने कुछ नहीं। बहरहाल ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात फिर मैं कहूँगा, खुदारा बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा रहने दें, पाकिस्तान का हिस्सा रहने दें। बलोचों पर मजालिम न करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें। अगर हम बलोच के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे तो वो मरहम बलोचों के ज़ख्मों पर नहीं होगा, बल्कि जो पाकिस्तान भी कैंसर ज़दा मुल्क होता चला जा रहा है, उस कैंसर पर भी मरहम होगा, जो मेरे पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।